हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MAD2 सतत विकास मुद्दे एवं चुनौतियाँ, MA सेकेंड ईयर इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है सतत कृषि प्रथाओं से जुड़ी पर्यावरणीय समस्या। ठीक है, कृषि की जो प्रथा है उससे पर्यावरणीय क्या समस्या उत्पन्न हो रही है उसे बताना है। आइए देखते हैं। आधुनिक तीव्र कृषि की प्रक्रिया ने पारंपरिक कृषि साधनों को नाटकीय ढंग से परिवर्तित कर दिया है। कहने का मतलब ये है, जो पुराने ज़माने में जो पुराने तरीके से जो कृषि की पुराने ज़माने में क्या है, जो कृषि का जो तरीका था वो अलग होता है। वो पारंपरिक जो साधन होते थे उनके द्वारा कृषि की जाती थी। अब आधुनिक युग में जो कृषि का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब किस तरीके से कृषि की जाती है, अब जो नई प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि की जाती है, मशीनीकरण आ गई है, बहुत ज़्यादा रसायनों का प्रयोग किया जाता है। सरकार की अधिकतम उत्पादन नीतियों ने ले लिया है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, ये सारी अब सरकार की नीतियाँ रहती है। यद्यपि इन परिवर्तन के कई सकारात्मक प्रभाव भी हुए, परंतु इसके नुकसान को भी नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, अब कोई भी चीज़ों उसके दो पहलू हमेशा देखने को मिलते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। उसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, पहले क्या था, पुराने ज़माने में जो खेती की जाती थी वो थोड़ा ट्रैक्टर वगैरह से की जाती थी। पहले तो वो हल वो होते थे, दो बैल होते थे, पीछे वो लकड़ी का कुछ बना होता था। मतलब साधन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया और बस ऐसे बैल चलते जाते थे और जुताई होती रहती थी। अभी क्या है, मशीनीकरण आ गया, बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर वगैरह और भी। उसके बाद ये पहले ये वाली चीज़ होती थी, बैल से होती थी जुताई, उसके बाद जो होता है ट्रैक्टर आ गए। अब और ज़्यादा आधुनिक मशीनें हो गई, बहुत ज़्यादा रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मुख्य है मिट्टी की ऊपरी सतह का अपरदन, जमीन के पानी का प्रदूषण होना, और इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हमें देखने को मिल रहे हैं। उसका मुख्य कुछ कारण है जो इस प्रकार है। मिट्टी की जो ऊपरी सतह है उसका बहुत ज़्यादा अपरदन हो रहा है, ज़मीन के पानी में प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, पारिवारिक फार्मों में कटौती हो रही है। जो पुराने पारंपरिक जो फर्में थे, पारिवारिक जो छोटे परिवार द्वारा जो फर्में उगाए जाते थे, फर्में थे वो उनमें बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, अब उतने ज़्यादा नहीं है। खेतीहर मजदूरों की स्थिति का नज़रअंदाज होना, उपज की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी होना। ठीक है, उपज की जो कीमत है, आजकल जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उपज की जो भी कीमत है उनकी जो लागत होती है वो बहुत ज़्यादा लग जाती है। तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक स्थिर का बिखर जाना। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बिखर गई है। यद्यपि कई विशेषज्ञों का मानना है कि उद्योग की तुलना में कृषि के पर्यावरण प्रभाव बहुत कम है। कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि उद्योग से बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, उतना कृषि से नहीं पहुंचता है। परंतु अब ये सिद्ध हो चुका है कि अमेरिका में जल प्रदूषण तथा विश्व में भूमि अवनति का मुख्य स्रोत कृषि ही है। परंतु ये साबित हो चुका है, जो अमेरिका में जो जल प्रदूषण है और विश्व में जो भूमि की अवनति हो रही है, भूमि की जो ह्रास हो रहा है ना, वो कृषि की वजह से ही हो रहा है, ये साबित हो चुका है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भूमि अपरदन, भूमि की उर्वरक शक्ति में कमी। ठीक है, उर्वरक शक्ति में भूमि की जो उर्वरक जो उत्पादन क्षमता जो होती है उसमें जो कमी हो रही है, भूमि का अपरदन हो रहा है, स्वच्छ जल, तटीय समुद्री पारिस्थितिकी व्यवस्था का प्रदूषण, जमीन के नीचे जल का प्रदूषण होना, आवासीय क्षति, ऊर्जा की तीव्र खपत तथा कीटनाशकों एवं उर्वरकों का फसल पर प्रभाव, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये सब किसके कारण हो रही है, कृषि के कारण ही होती है, इस बात से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कृषि प्रक्रिया प्राकृतिक पारिस्थितिकी व्यवस्था को इस सीमा तक क्षतिग्रस्त कर सकती है कि वह इस ग्रह पर समस्त जीवन व्यस्त को ही चौपट कर दे। ठीक है, ये जो कहते हैं ना कि कृषि से कुछ मतलब कृषि से इतना कोई नुकसान नहीं होएगा, परंतु कृषि प्रक्रिया पारिस्थितिकी व्यवस्था को बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है, कि इतनी हानिकारक हो सकती है कि जो समस्त जीवन है, जो पूरा जीवन है उसको ही अस्त व्यस्त कर सकती है, उसकी व्यवस्था को ही चौपट कर सकती है। ठीक है, उसकी कृषि के भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। उस भूमि की बहुत ज़्यादा क्षति होती है, भूमि नीचे का जो जल होता है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, और जो भूमि की जो उर्वरक शक्ति होती है वो भी कम हो जाती है। तो इसके भी कृषि के भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। हालांकि उद्योगों से कुछ ज़्यादा ही पर्यावरण को क्षति पहुँचती है, परंतु कृषि से भी होती है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है।
अन्य दो समस्याएं और दो प्रकार की समस्याएं। इसकी फर्स्ट है उच्च क्रियाशील क्षेत्र। कुछ जो क्या होते हैं, कुछ जो क्षेत्र होते हैं बहुत क्रियाशील क्षेत्र होते हैं जो वर्षा द्वारा सींचे जाते हैं, ठीक है। उत्पादन क्षमता अधिक होती है। उत्पादन जब वर्षा द्वारा सींचे जाते हैं उनकी जो उत्पादन क्षमता होती है ना बहुत ज़्यादा अधिक होती है, बहुत ज़्यादा उसमें उत्पादन किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उगाई जाती है। फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे दक्षिण एशिया क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में उच्च स्तरीय उर्वरक व कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। इन क्षेत्रों में उत्पादन की उच्च श्रेणी, जो उत्पादन होता है वो उच्च श्रेणी का होता है, बहुत अच्छा होता है। पिछले 2 दशकों में इन क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में निवेश से उत्पादन में वृद्धि, किंतु अत्यधिक रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से भूमि की पोषकता में कमी आई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उच्च फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, परंतु कीटनाशक दवाइयों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से ना भूमि की जो पोषकता में ना उसमें कमी आई है और भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए पारिस्थितिक तथा आर्थिक ह्रास हुआ है। भूमिगत जल को जब भूमि के नीचे जो जल है उसे बाहर निकाला जाएगा तो उसके लिए तो आर्थिक लगेगी ना, उसके लिए क्या बोलते हैं उसे, कुएं खोदे जाते तो उसमें पैसा तो लगता है ना, तो आर्थिक ह्रास भी होता है, पारिस्थितिक तथा आर्थिक दोनों ह्रास होते हैं, दोनों नुकसान होते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब में हरित क्रांति के दौरान धान की खेती के लिए अत्यधिक जल को निकालने पर भूमिगत जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया था, ठीक है। वहाँ पर यह हरित क्रांति का जो नारा लगा था उसके लिए क्या है, धान की खेती के लिए अत्यधिक जल को निकालने के लिए भूमिगत जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया था। भूमि के नीचे जो जल स्तर है ना वो बहुत नीचे चला गया था, जिसके कारण किसानों ने विवश होकर पंपों का प्रयोग करके पानी को खींचा गया था, जिससे किसानों का धन व्यय हुआ था, जिससे बहुत ज़्यादा ना उन्हें आर्थिक हानि हुई थी, बहुत ज़्यादा उनका धन का व्यय हुआ था, बहुत ज़्यादा धन खर्च हुआ था। तथा अत्यधिक रासायनिक उर्वरक से भूमि की पोषकता का संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। उसकी जो संतुलन शक्ति होती है ना, उसका जो उसमें पोषकता होती है उसमें कमी आ जाती है ज़्यादा रसायनों का और उर्वरक का प्रयोग करने से। कम वीर्यता क्षेत्र, एक कम वीर्यता क्षेत्र होते हैं, एक उच्च क्रियाशील क्षेत्र होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर अफ्रीका जहाँ सतत कृषि संभव नहीं है, ठीक है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जो ग्रामीण क्षेत्र है, विशेषकर जो अफ्रीका का नाम लिया गया है उसमें जो कृषि जो है ना संभव नहीं है। इन क्षेत्रों की भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी है। इन क्षेत्रों की जो भूमि की जो उत्पादन क्षमता है ना, मतलब जो उत्पादन करने की जो क्षमता होती है, उगाने की जो क्षमता होती है उसमें कमी है। वहाँ भूमि की अवनति हुई है, क्योंकि वहाँ पर भूमि की ना बहुत ज़्यादा अवनति हुई है। तथा वनों की कटाई हुई है। उच्च स्तरीय उर्वरक व सिंचाई का पानी का अभाव, वहाँ पर क्या है, पानी की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई है। तथा वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आई है, ठीक है। वहाँ सिंचाई की पानी की व्यवस्था नहीं है, जिससे जो स्थिति हो ना और ज़्यादा बिगड़ गई है, जिससे कि मिट्टी की जो गुणवत्ता है ना उसमें भी कमी आई है। तथा इन समस्याओं से निपटने के लिए कृषि की सतत प्रथाओं को अपनाया जाना चाहिए और इन समस्या से निपटने के लिए कृषि की जो सतत प्रथाएं उन्हें अपनाया जाना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।